हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मैं 2-3 दिनों के बाद आज फिर से लाइव आ रहा हूं और मैं आज आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताने वाला हूं। हमारे साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में अगर किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो जिसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और हमारा सोच होता है सो यही होता है कि मैं अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के समक्ष रखूं। तो इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी लग रही हो तो आप ज़रूर बताएं हमें। और क्लास की शुरुआत आज करता हूं कि आज मुझे क्या पढ़ाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमें पढ़ाना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाना है। और यह मैं हिंदी में नोट्स डाला हूं, यहाँ पे नोट्स का कंटेंट डाला हूं, लेकिन मैं आपको बाइलिंगुअल ही बताने वाला हूं। और जहाँ पर आपको देखने में परेशानी होगी वहाँ पे मैं अपने इमेजेस को कोशिश करूँगा कि हाइड कर दूं, ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट क्लियर दिख सके और आपको समझ में आ सके। और नहीं तो मैं उस पीपीटी का जगह ही चेंज कर दिया करूँगा जब भी उस तरह के कंटेंट को बताना हो। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपने पेन को सेलेक्ट और कोशिश करता हूँ कि मेरा पेन रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में रहे। तो मैं कर लेता हूँ रेड और वाइट से अच्छा थोड़ा सा स्काई ब्लू ही लग रहा मुझे। ठीक है, तो इस तरह से मैं पेन को सेलेक्ट कर लिया हूँ। पेन को सेलेक्ट करने के बाद मैं इस इमेज को भी इधर घसका देता हूँ, ताकि मेरे पिक्चर के कारण आपको इस चीज़ को देखने में थोड़ा भी परेशानी न हो, आपको स्पष्ट और सुस्पष्ट दिखाई दे। इसके लिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो मुझे आज पढ़ाना है। मैं आज पढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं जानता हूं या मैं बताता हूं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्या होता है। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित होती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे? तो मान लिया कि यह एक माध्यम यहाँ से चेंज हो रहा है, ऊपर है हवा एक माध्यम है और नीचे एक माध्यम है पानी। जब कोई प्रकाश किरण सीधे इस माध्यम में आती है तो वह सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं निकलकर वह बेंड होती है। कहाँ? तो या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, या अगर नॉर्मल है तो या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, नहीं तो फार द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर भागेगी या नज़दीक होगी। तो ये डिपेंड करता है कि इस पानी और इस हवा में सघन कौन है। तो इसको विरल बोला जाता है, क्योंकि पानी और हवा में जहाँ पे प्रकाश की स्पीड कम होती है उसे बोला जाता है सघन, और जहाँ पे प्रकाश की स्पीड अधिक होती है उसे बोला जाता है विरल। तो उस चीज़ों को देखकर आप बताएं कि यहाँ पे प्रकाश की गति अगर धीमी होती है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़कर ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसा केस बनता है, यानी प्रकाश की किरण आ रही थी ऐसे और वह बेंड कर जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल। लेकिन मैं दूसरा कंसेप्ट में यहाँ पे बताऊँ तो दूसरे कंसेप्ट में आप देख सकते हैं, अगर यह एक माध्यम है और नीचे के माध्यम पानी है, नीचे के माध्यम को मैं हवा मान लूँ, नीचे का माध्यम जो है सो हवा है और ऊपर का माध्यम है सो पानी है। कहने का अर्थ हुआ ऊपर वाला माध्यम सघन है, ऊपर वाला माध्यम है सो सघन है, नीचे वाले माध्यम को मैं विरल मानता हूँ। नीचे वाले माध्यम को मैं विरल मानता हूँ। जब प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो उसे ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन वह क्या करती है, नॉर्मल से दूर भागती है, यानी जहाँ से निकलना चाहिए तो उससे भी ज़्यादा तेजी से बाहर की तरफ निकलती है। तो इस परिघटना को जो प्रकाश क्या कोई भी प्रकाश किरण परावर्तन न होकर माध्यम को पार करती है और अपने पथ से विचलित होते हुए, विचलन उसमें होता है, डेविएशन होता है अपने डायरेक्शन से, उस डेविएशन के साथ अगर कोई प्रकाश किरण अपने दिशा को पार करती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके कुछ उदाहरण को भी मैंने यहाँ पे रखा है। उदाहरण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल के तल वास्तविक स्थिति से
विस्थापित प्रतीत होती है। यानी अगर समुद्र का तल यहाँ है तो यहाँ पे प्रतीत होता है थोड़ा उठा हुआ लगता है। अगर आंशिक रूप में डूबी हुई पेंसिल है, वायु तथा पानी के आंतरिक पृष्ठ पर तिरछा प्रतीत होता है। मैं मान लेता हूँ कि यह एक गिलास, यहाँ पे ऐसा एक गिलास है, मैं तिरछा गिलास बना दिया हूँ, तो मैं सीधा कर देता हूँ इस गिलास को। मान लिया ऐसा एक गिलास है, इसमें ऐसा पानी भरा हुआ है और इसमें मैं एक पेंसिल को रखता हूँ, तो पेंसिल यहाँ से ऐसे दिखाई देता है। यानी यह पेंसिल इस जगह पे थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। यह टेढ़ा दिखाई देना भी प्रकाश के अपवर्तन के ही उदाहरण है। कांच का एक गिलास है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, तो यह भी बड़ा जो साइज में दिखाई देता है वह दिखाई देता है। उसका भी मुख्य कारण वही है, प्रकाश के अपवर्तन ही है। कागज पर लिखे शब्द को जब ग्लास के स्लैब पे डाला जाता है, जब भी कागज पर लिखे चीजों को ग्लास के स्लैब पे डाला जाता है तो भी यह उसी तरह से जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। मैं थोड़ा सा आपके कानों में जो झंझनाहट उत्पन्न हो रही है हमारी आवाज़ के कारण, उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि वैसा क्यों हो रही है। तो मैं फिर से एक बार आवाज़ को चेक कर लूँ, तो हेलो हेलो, तो आपको अब झंझनाहट महसूस नहीं हो रही होगी। उसको मैं सही कर लिया हूँ। थोड़ा सा झंझनाहट आप लोगों को महसूस हो रही थी, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ हो गया, कांच पर लिखे शब्द अगर पानी के नीचे होते हैं या ऊपर से स्लैब रख के, शीशा रख के देखने पर थोड़ा ऊंचा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में यह उठा हुआ नहीं होता है, लेकिन आपको प्रतीत होता है कि यह उठा हुआ है। तो यह भी कारण इसी चीज का है जिस चीज के बारे में मैं अभी बता रहा था। तो अभी मैं बात करता हूँ इस चीज की, तो मैं बात करता हूँ प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का मैं बात करता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं बैकवर्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसको बैकवर्ड कर देता हूँ ताकि व्यू खराब हो जाता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में, तो व्यू खराब ना हो उस चीज को भी देखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बैकवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारे पिक्चर स्पष्ट दिखाई दे सके। हाँ, पिक्चर स्पष्ट दिखाई दे सके। तो थोड़ा सा मैं इसे किया बैकवर्ड और थोड़ा सा मैं करता हूँ अप, और कोशिश करता हूँ कि अब आपके सामने जो हमारा व्यू है वो बिल्कुल सही दिख रहा है, इस व्यू में कोई परेशानी नहीं है। तो मैं अब पेन को कर लेता हूँ फिर से सेलेक्ट। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम का बात किया जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और उन्हीं दो नियम के आधार पर ही इसको जानना है, और यही दो नियम होते भी हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार से संकोच या समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो थोड़ा सा इसको मैं करना चाह रहा था ऊपर, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं है। तो अब हो गया, तो यही मैं चाह रहा था। तो ये हो गया। तो अब आपको व्यू क्लियर दिख रहा होगा, किसी भी तरह से व्यू में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मैं पीछे वाला ये चीज़ बताया, अब ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों में प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। मैं मान लेता हूँ कि ऐसा एक सतह है जिस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़ रही है, किसी भी माध्यम से आए और पड़ रही है, और यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा हुआ है, ये नॉर्मल है। तो यह नॉर्मल, यह आपतित किरण जिसको कहा जाता है इंसिडेंस रे कहा जाता है। तो यह इंसिडेंस रे है। तो यह इंसिडेंस रे जब नॉर्मल अभिलंब
के इस अविलंब बिंदु पर पड़ती है तो वह सीधे नहीं निकलकर पथ से विचलित हो जाती है, यानी या तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है या अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो ऐसी परिघटना को इसको कहा जाता है परावर्तित किरण, नहीं अपवर्तित किरण कहा जाता है इसको। तो अपवर्तित किरण कहा जाता है, इसको अपवर्तित किरण कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। तो ऐसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण आपतित किरण जब अविलंब पर पड़ती है, अविलंब बिंदु पर पड़ती है, आपतन बिंदु पर पड़ती है, तो वहां से वो पथ विचलन के द्वारा वह अपवर्तित होती है, जिस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन के नियमों के आधार पर जाना जाता है। दूसरा नियम कहता है कि हमेशा इसमें यहाँ नॉर्मल के साथ यह जो कोण बनाता है, नॉर्मल के साथ यहाँ जो आई कोण बनता है और यहाँ नॉर्मल के साथ जो आर कोण बनता है, इस दोनों कोणों का अनुपात होता है सो हमेशा कांस्टेंट होता है, यह बात है। तो यह दो नियमों को पढ़ा जाता है और इसी नियमों के आधार पर अपवर्तनांक आता है, यानी अपवर्तनांक यानी किसी एक माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है सो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अगर बात किया जाए पहले से दूसरे के तरफ, तो पहले से दूसरे के तरफ यानी पहला का चाल बटा दूसरा का चाल, और दूसरे से पहले की तरफ तो ऐसा, और पहले से दूसरे की तरफ तो दूसरा का चाल बटा पहले का चाल, इस तरह से दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग निकाला जाता है। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं अपने अगले टॉपिक का। तो अगले टॉपिक का मैं बात करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैं अपने स्लाइड में इस चीज को डाला था, तो आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड में इस चीजों को भी। तो हमारे इस स्लाइड में आप इस चीज़ों को देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको सब कुछ दिख रहा है। मैं वीडियो को, अपने व्यू को राइट साइड में ले जाना ज़्यादा सही समझा, इसलिए उधर ले गया, तो मेरा स्लाइड चेंज नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इशू है। तो कोई बात नहीं, उससे पढ़ाते ही हो जा रहा है, साथ साथ दोनों काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है, तो यदि माध्यम 1 निर्वात हो, अब माध्यम 2 जो है सो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यानी कभी भी किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो वायु के साथ ही निकाला जाता है। तो वायु के साथ निकालने में यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है C/N, और यह C जो है सो वायु में प्रकाश की चाल है। तो इस चीज को मैं पेन चेंज करके ही लिखता हूँ। C जो है सो वायु में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल है, में प्रकाश की चाल है, और आप भी जो देख रहे हैं सो भी है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो इस प्रकार से कभी भी निर्देशांक निकाला जाता है तो इसी प्रकार से निकाला जाता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा और पाया है। तो अब हम बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक का, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। सॉरी, मैं इसमें कुछ और भी बताना था, मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ प्रकाशीय माध्यम में सघन और विरल किस आधार पे देखी जाती है, उस चीज़ों के बारे में देख लीजिए। तो कहा जाता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। प्रकाशीय सघन, तो दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को सघन कहा जाता है, कम वाले को विरल कहा जाता है। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम माध्यम वाला को विरल माना जाता है। तो जैसे यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है, तो विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, यानी निकलना चाहिए था इसको ऐसे, तो इधर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। अब उसी चीज को यहाँ कांच के स्लैब पे दर्शाया गया, जो कि मैं अपने इस नोट्स के जरिए आपको बता रहा हूँ कि कांच का आयताकार पट्टी है उस पर कैसे होता है। तो यह क्या है, तो आप देख सकते हैं यह एक आपतित किरण है, ऐसे करके आ रही है, यानी यह आपतित किरण है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण है जो किसी बिंदु पर अपवर्तित हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तित हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है।
आपतन बिंदु पर अपवर्तित होकर यह जाना चाहिए था, सीधे ऐसे निकल के आना चाहिए था P के पास, लेकिन वह नहीं निकलता। वह क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और यहाँ पे I और R बनाया, तो इस केस में यहाँ पे साइन I बटा साइन R, यहाँ भी J बराबर हो गए। अब यहाँ पर इसको निकलना चाहिए था, ऐसा आया तो ऐसा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, यहाँ से फिर से इधर मुड़ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सघन से विरल में आ रहा होगा, तब नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा होगा, तो वायु की अपेक्षा कांच विरल माध्यम है, और कांच से फिर वायु में जा रहा है, तो फिर उसको सघन माध्यम मिल रहा है, तो फिर से वह दूर निकल जा रहा है। तो इस परिघटना को कांच के स्लैब वाले परिघटना को आप प्रकाश के अपवर्तन के रूप में समझा सकते हैं। और यहाँ जो लास्ट वाली रेखा होती है, इस रेखा को कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये बात हो गई। और लास्ट में जो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण जो बाहर फिर से निकलती है दोबारा अपवर्तित होकर, तो उसको जो कहते हैं सो निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे चीज़ों को मैं पिक्टोरियल व्यू में आपको समझा दे रहा हूं, ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। अब बात किया जाए तो लेंस का बात किया जाए तो गोलीय लेंस क्या होता है, तो दो तलों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है लेंस कहलाता है। तो लेंस बनते कैसे हैं, लेंस का निर्माण कैसे हुआ होगा, उस चीज़ों को सीखते हैं। तो मान लेता हूँ कि एक यह गोलीय खोखला गोलीय सरफेस है, सतह से गोल है, और ऐसा एक गोलीय भाग है। इस दोनों गोलीय भाग में से आप इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो। कहने का अर्थ हुआ इस पार्ट को उठा लो, यहाँ से इस पार्ट को उठा लेते हो तो एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसमें बीच वाली सतह मोटी और दोनों किनारों वाली सतह पतली होती है। इस प्रकार के लेंस को आप देख सकते हैं उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं उन चीज़ों के बारे में ही हमें जानना है। और अगर मैं मान लूँ कि ऐसा ही एक गोला इधर है और एक गोला इधर है, एक गोला इधर है और एक गोला इधर है, और यह दोनों को काटकर इस प्रकार से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर जो ऐसा पार्ट बनता है, और इसको अच्छा से समझो, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है, और इसको इस तरह से जोड़कर एक इस प्रकार का लेंस लिया गया है, इस प्रकार का सरफेस लिया गया है। इस प्रकार के बने लेंस को कहा जाता है सो अवतल लेंस कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अवतल लेंस के बारे में भी यहाँ पे मैं बताया, तो आप देखते रहें, दिक्कत हो तो आप पूछें। तो इसको इस प्रकार के बने लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। तो अवतल यानी उत्तल माने कन्वेक्स कहा जाता है, अवतल यानी कनकेव कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो लेंस को हमने यहाँ पे देखा किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें देखिए उत्तल लेंस यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसे अभिसारी लेंस, आप पिक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी कारण से इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें आप देखोगे तो यह जो है सो बहुत सारे प्रकाश किरण ऐसे आते हैं इसमें, तो प्रकाश किरण टकराने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पर से रिफ्रैक्शन के बाद जो होते हैं सारे के सारे एक ही जगह जाके मिलते हैं, इसके कारण अभिसारी कहते हैं। और इसमें जो प्रकाश किरण होता है और ये वह जो होता है प्रकाश किरण, सो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद यह जो होते हैं फैलते हुए चले जाते हैं, फैलते हुए जाते हैं। इस कारण से इसे अपसारी कहते हैं और उसे अभिसारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो लेंसों के बारे में बताया। अब जैसे देखो, अगर उत्तल लेंस की बात की जाए
तो आप उत्तर लेंस में देख पा रहे हैं कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है, तो वह अपवर्तन के बाद F से ही गुजरती है और इस F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, वो चीजों को देखते हैं। तो यह लेंस इस प्रकार से बना होगा, ऐसा प्रकार से बना होगा, और यहाँ पे रहा होगा C1 यानी पहला वक्रता केंद्र, यहाँ पे रहा होगा C2 दूसरा वक्रता केंद्र। तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो इधर F1 बनेगा और इधर F2 बनेगा, इसलिए इधर F2 बनता है, और पहला सरफेस वाले का F2 इधर बन जाता है, दूसरा वाले का इधर बन जाता है, पहला वाले सतह का। लेकिन यह पहले वाले गोले का भाग होता है, इसलिए पहले F1 लिखा जाता है, बाद वाले गोले वाले को बाद में F2 लिखा जाता है। इस प्रकार से बात होगा। अगर यह इसकी दिशा फोकस के तरफ हो तो वह समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। इस तरह के चीजों को आपने दर्पण में भी पढ़ा था, दर्पण में भी यही चीज था, इसी तरह के चीजों को बताया गया था। लेकिन जब यह प्रकाश केंद्र के दिशा में यानी लेंस के प्रकाश केंद्र के दिशा में होता है, O के दिशा में होता है, तो वह सीधे निकल जाता है, जैसे कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले कंसेप्ट में पढ़ा था। तो इस तरह से हमने आज जो जो चीज बताया वह बेसिक था आपके क्लास के लिए, आपके लिए। तो इस चीजों को आपको खत्म करना है। इसमें अगर किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप पूछ सकते हैं, और आपसे वही मैं कहूँगा कि किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो दिक्कत कठिनाई है तो उसको कमेंट करें, उसको कमेंट में मेंशन करें। कमेंट में मेंशन करने पर जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। जो साउंड की समस्या का आ रहा था उसको मैं कोशिश किया हूँ सही करने का अलग, लेकिन अगर अभी और भी कोई समस्या है तो आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।